लम्हा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि उपलब्ध हुई है और इस संधि का हम सभी लोगों को पूरा लाभ उठाकर न सिर्फ एडवोकेट बाला साहेब आम्बेडकर बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके कुशल नेतृत्व में बहुत ही लाभदायक तरीके से लाभ उठाना है और अपने आप को राजनीतिक तरीके से मजबूत करना है। साथ ही साथ हम सब लोगों को अपनी सत्ता यहाँ पर जो है इस महाराष्ट्र में कायम करना है। मैं आप सभी लोगों के जरिए से उन प्रस्तावित लोगों को यह संदेश इस मंच के माध्यम से विशेष रूप से देना चाहता हूं कि अब जो बहुत अच्छा एक चैप्टर है कि जब संविधान सभा की बात आई, जब संविधान लिखने की बात आई तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वहां पे भेजा नहीं जा रहा था। उस वक्त वेस्ट बंगाल यानी जब बंगाल था, बंगाल के मुसलमानों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा और कहा कि आप इस भारत का संविधान लिखिए। और वही वक्त है आज कि वही बाबा साहब अम्बेडकर का खून आज अकोला से खड़ा है, आज सोलापुर से खड़ा है। हमारा कर्तव्य है कि जब मुसलमानों ने वो इतिहास लिखा था, वो हिस्ट्री लिखी थी, आज फिर से वही हिस्ट्री लिखने का दौर आया मुसलमानों। फिर से हमको आज संविधान जब बनाने के लिए हमने भेजा था तो आज संविधान की सुरक्षा करने के लिए बंधुओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा बैठ जाइए नीचे। आप सभी लोग भीड़ ना करें प्लीज, सभी लोग नीचे बैठ जाए। सभी महापुरुषों को मैं वंदन करता हूं। आज अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदरणीय बैरिस्टर ओवैसी साहब, आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर और दूसरा जो है जो कैंडिडेट दिया हुआ है एनसीपी ने जो बीजेपी के लिए दिया है, उसके ऊपर भी अपने को ख्याल देना है। ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी हमारे जो वंचित समूह के सभी भाइयों के जो प्रश्न हैं, अमरावती जिला अभी कहां पर है, गए 10 साल में डेवलपमेंट क्या हुआ है, हमने हमारे जो पक्ष उनको चुन के दिया और उन सभी लोगों को पता है। प्रतिभाताई पाटिल जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने अपना मिसाइल का जो कारखाना था उसका जो डेवलपमेंट होना था, लेकिन ये निष्क्रिय खासदार जो थे इन्होंने डेवलपमेंट का कोई प्लानिंग किया नहीं। अभी हमें समझना है, हमारे आदिवासी भाइयों का प्रॉब्लम है। चिखलदरा जैसा जो पर्यटन स्थल है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो भी अभी तक 10 साल 15 साल हुए उसका डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अमरावती शहर का एयरपोर्ट 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ इशू है, जिसका अभी डेवलपमेंट हाथ में लिया, वो भी ऐसा चल रहा कि इनके ऐसे ही अगर सरकार आते गई जाते गई तो अमरावती का भविष्य रहने वाला नहीं है। मैं आपको गुजारिश करता हूं कि आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर, आदरणीय हमारे बैरिस्टर हमारे सभी कौम को आवाज देने जा रहे। अभी महाराष्ट्र के अंदर से अभी हमको बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ में 2 अंक का आंकड़ा हमें यहां से महाराष्ट्र में देना है और बैरिस्टर ओवैसी साहब का और बाला साहब जी का हाथ पकड़ के हमको वहां पे हमारा आवाज बुलंद करना है। और आने वाली महाराष्ट्र की सत्ता हमारे वंचित भाइयों की होना चाहिए। इसीलिए भी हम लोगों ने तन मन धन से अभी सभी वंचित समूह के साथ में रहना चाहिए। और मैं आपको और आखिरी एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप सभी लोगों ने और सभी वंचित समूह ने साथ में आकर अगर दिल्ली में मेरे को आपने भेजा तो 60 साल का इतिहास जो डाइस पर बैठे हुए मेरे बड़े भाई जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार जनाब गुणवंत देव पारे साहब, अमरावती के MIM के सदर मोतमद, हमारे पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि अमरावती के पार्लिमानी चुनाव में आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपना कीमती वोट जनाब गुणवंत देव पारे साहब को दें। इसलिए दें कि माजी में 2 मरतबा जिस पार्टी को आपने उस उम्मीदवार को कामयाब किया वो अमरावती के डेवलपमेंट के लिए, अमरावती के तरक्की के लिए, अमरावती के गरीब लोगों के मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जाकर आवाम को दिखा सके। और महाराष्ट्र की सियासत में एक हमेशा एक बात रही कि अगर कोई किसी पार्टी से नाराज रहा तो एक पार्टी, तो कभी दूसरी पार्टी, और उससे हो रहा ये कि इससे आवाम का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसा कि अभी गुणवंत देव पारे साहब ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस उसकी तायीद कर रही है। अब आप खुद बताइए कि आपका वोट अगर उस इंडिपेंडेंट को पड़ेगा तो उस इंडिपेंडेंट का क्या मुकाम है, वो क्या करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एनडीए का कैंडिडेट, सवाल ये पैदा होता है कि 5 साल का जो मोदी का रिकॉर्ड है और फिर उससे पहले एनसीपी कांग्रेस का जो बेमिसाल घोटालों का रिकॉर्ड है, इन दोनों को आपको सामने रखकर फैसला लेने की बहुत बड़ी जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के वजीर आजम, उनकी जबान से आजकल ऐसे ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं कि किसी एक जगह पर अभी मुझे मालूम हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो संविधान पर, बाबा साहिब के संविधान पर वोट दिए, उस पर उन्होंने आज एक बात कही थी कि फुला पार्टी का लीडर उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इसलिए लड़ रहा है कि वहां पर हिंदू वोट कम है। अब आप सोचिए कि एक देश का प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहा है, लोग से कह रहा है कि मुझे वोट दो, और खुद अपनी जबान से हिंदू मुस्लिम की बात करता है। आप बताइए कि आखिर फिर हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये इलेक्शन कमीशन कहां जाके रुकेगा। अगर हम भी शुरू कर दिए यहां पर, तो कल शाम तक, बल्कि अभी 1 घंटे से मीडिया शुरू कर देगा कि ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया अमरावती में और ओवैसी ने यहां पर आकर आग लगा दी। मगर क्योंकि मोदी कहता है तो इनको लगता है कि इनके अब्बा कह रहे हैं, सुनना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता ना। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपके जरिए से मोदी को बता रहा हूं कि जब वो बात सबूत की कर रहे हैं, तो वजीर आजम मिस्टर मोदी, आपके पास भी सबूत था। समझौता ट्रेन ब्लास्ट जिसमें 25 हिंदुस्तानी मारे गए, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में बम ब्लास्ट हुआ, 1 आदमी शहीद हुआ, मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, 9 लोग शहीद हुए। जब समझौता ट्रेन ब्लास्ट का जजमेंट आया, उसमें जज ने लिख कर दिया अपने जजमेंट में कि इनके पास सबूत था और इन्होंने अच्छा सबूत पेश नहीं किया। जज लिख रहा है जजमेंट में, मैं नहीं कह रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए कि मोदी किसको बचा रहे हैं। इसीलिए मैं आप तमाम से कहने आया हूं, वंचित बहुजन अघाड़ी में जितने कमजोर लोग हैं, बरसों से आपने सिर्फ वोट डाला, अब आपको वोट डालना है अपने पार्टी के, अपनी जिम्मेदार को, ताकि राज आपका हो। अगर आप सिर्फ वोट डालने की मशीन रहेंगे तो ये लोग वोट आपका लेंगे और जिसका ताल्लुक संघ परिवार से उनको बचाते रहेंगे। यही काम मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में किया। अखलाक को मारा गया, दादरी के गांव में अखलाक को मारा गया, और जिन पर अखलाक को मारने का मुकदमा है, योगी की सभा में वो पहली सफ के ऊपर बैठते हैं और योगी जिंदाबाद के नारे मारते हैं। आप अंदाजा लगाइए कौन सा इस तरह की बात, इस तरह का काम करना वो कितना एतमाद पैदा करता है अवाम में।
मगर ये खुलेआम ये तमाम काम किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है बताइए आप। एनसीपी कांग्रेस की जब हुकूमत थी और आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जेल में कौन है? सबसे ज्यादा जेल में दलित, मुसलमान, आदिवासी है। इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट बोलते, राहुल गांधी अपने आप को जनयोद्धारू बोलते। अब नहीं मालूम शरद पवार साहब किसको बोलते। पवार साहब का मामला अलग है, कभी बोलते लड़ूंगा, कभी बोलते नहीं लड़ूंगा। और इस बीच दरमियान में एक लाख इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पर खड़ा करके आप सोचिए कि आपका मुकाबला यहां पर हमारे भाई गुणवंत का मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से है। कोई फर्क नहीं है शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी में। ये सब एक ही खानदान के भाई बहन हैं जो बचपन में बिछड़ गए थे, रातों में मिलते हैं लोग। ये सब इनकी सोच एक है, इनका काम एक है। हर जगह पर ये लोग एक क्लब बनाकर बैठे हैं और ये क्लब का गुरु घंटाल नरेंद्र मोदी है और इस क्लब में एंट्री आपको हमारे को नहीं है। हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि हम अपना अलग क्लब बनाएंगे जिसमें बहुजन वंचित आबादी के तमाम गरीब, मजलूम, दलित, मुसलमान, हमारे ओबीसी भाई, दंगर समाज के लोग सब रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये तारीखी मौका आपके पास आया है, इसको खोने मत दीजिए आप। और दूसरी चीज, आखिरी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर की बात वो बार बार बोलते कि मैंने बालाकोट पर हमला किया। हम भी मानते हैं, अच्छा हुआ, मगर हम प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाह रहे, क्या आपकी सरकार ने हमारे डिफेंस फोर्सेस को सबसे कम पैसा नहीं दिया 1962 के बाद? क्या सीएजी की रिपोर्ट नहीं है कि अगर हम जंग करेंगे किसी भी पड़ोसी मुल्क से तो सिर्फ 10 दिन का तैयार है? क्या प्राइम मिनिस्टर इस बात को क्यों नहीं कहते कि जिस दिन बालाकोट पर हमला हुआ और उसके बाद जब हमारा वो पायलट गिरफ्तार हुआ, एक हेलीकॉप्टर गिरा जम्मू में जिसमें 6 हमारे लोग मारे गए, उसकी मौत कैसे हुई बताओ मोदी? उनकी मौत हमने ही अपना मिसाइल मारा उनको गलती से, मगर प्राइम मिनिस्टर उसकी बात ही नहीं करते। हिंदुस्तान के वजीर आजम ये कहते हैं कि मैं घर में घुस के मारूंगा। किसको मारेंगे आप? जब चीन का मामला आया तो आप टाइम हो गए। चीन से जब मामला आया तो बोले हम सब्र से, पेशेंस से काम करेंगे। वो शैतान मसूद अजहर को चीन ब्लॉक करता है और मोदी बोलते हैं नहीं नहीं हम सब्र से काम करेंगे, घर में घुस के मारेंगे। किसको घर में घुस के मारे? प्राइम मिनिस्टर के घर से 40 मिनट के फासले पर बोटसी गांव में, गुरुग्राम में एक क्रिकेट मैच के ऊपर एक घर में घुस के मारे। लट लेके मारते हैं और बोलते हैं भाग पाकिस्तान। बताइए आप के 70 साल के बाद भी आप अगर किसी दाढ़ी वाले को देखेंगे, किसी का नाम आपसे मुख्तलिफ होगा तो आप उसको पाकिस्तान में भगाएंगे? जब मार रहे थे तो जिस घर में घुसकर मार रहे थे उस घर की छत के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। ये जालिम ये भी नहीं देख सके कि तुम जिस घर में घुसे उस घर पर तिरंगा लहरा रहा है। आप बताइए, हर महाज पर ये लोग नाकाम साबित हुए। हर महाज पर गरीबों को बोलते, मोदी बोलता है कि मैंने लोन दिया। कौन सा लोन दिया आप? मुद्रा लोन बोलते हैं। मैं चैलेंज करके आपको बता रहा हूं, 90% लोन जो 15 करोड़ लोगों को देने का बीजेपी बड़ा बाजा बजाती है, सिर्फ 24,000 रुपये मिला। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या 24,000 में अमरावती में चाय की बंडी लगती? अगर लगती तो लगा के दिखाओ, मैं तुम्हारे से चाय खरीदूंगा आके। 24,000 में चाय की बंडी लगती तो बोले नहीं चाय की नहीं, पकोड़े की लगाओ। ये प्राइम मिनिस्टर, इनकी बातें। और ये देखो आप, गरीब को लोन नहीं मिलता। कितने किसान मरे जब से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने? 3,500 से ज्यादा किसान खुदकुशी करके मर गए। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत थी 10 साल, 11,000 किसान मर गए। किसानों को देने के लिए कुछ नहीं।
प्राइम मोदी बोलते मैंने बीमा बनाई, रिलायंस को दिए 16,000 करोड़ रुपए, मिलता ही नहीं है किसान को वहां से। जेट एयरलाइंस डूब रही है तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने एसबीआई को फोन करके बोल दिया, मित्रों 1500 करोड़ जेट एयरवेज को दे दो। किसान को पैसे नहीं, 1500 करोड़ एक जेट एयरवेज को। बताइए आप किसका पैसा है मिस्टर मोदी? ये किसी की बाप की जागीर नहीं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का पैसा है, मगर गरीब को नहीं मिलता, जेट एयरवेज को मिलता है। और मेरे भाई आखिरी बात यह है, शिवसेना के बारे में अब क्या बोलेंगे? उद्धव ठाकरे बोले थे चौकीदार चोर है, अब चौकीदार जिंदाबाद के नारे मारते हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम क्यों डर गए मोदी से? इतना क्यों डर गए तुम मोदी से? क्या हो गया तुमको? तुम तो बोलते थे कि हमारा लीडर क्या हृदय सम्राट, कहां गई वो सब बातें तुम्हारी? मोदी के सामने तुम तो भीगी बिल्ली बन गए। तुम में हिम्मत ही नहीं है मोदी से मुकाबला करने की। तुम तो सिर्फ अपने क्या काम था अपने काम निकलवा लिए तुमने, मगर जब मोदी ने कहा आते नहीं आते तो फौरन दौड़ते हुए गए 100 मीटर स्प्रिंट में। मगर मोदी से अगर कोई मुकाबला कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है, जो दिन के उजाले में भी बीजेपी से मुकाबला कर रही है और रात के अंधेरे में भी उनसे मुकाबला कर रहे हैं, हम में और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में फर्क यह है कि दिन में भी बीजेपी से मिले हुए हैं, रात के अंधेरे में भी बीजेपी से मिले हुए हैं। इसीलिए मैं अमरावती के आवाम से अपील करने आया हूं कि अपना वोट आप देखकर इस्तेमाल करिए। मुकाबला आपका शिवसेना से नहीं है, शिवसेना मुकाबले से आउट है। मुकाबला शरद पवार साहिब से है। और जो बड़ी बड़ी बातें करते, इनके भांजे शरद पवार के अजीत पवार नहीं कहे थे कि अगर कैनाल में पानी नहीं आया तो मैं क्या मुंह दूं? कहा था ना उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड कहा था। और फिर देवेंद्र फडणवीस बार बार बोलते थे कि इसको जेल को भिजाऊंगा। इतना एक 50,000 60,000 करोड़ का स्कैम है, कौन नहीं भिजाए? फिर आप जेल को कौन गया? भुजबल गया। क्यों गया? क्योंकि भुजबल कमजोर था। अजीत पवार आलाजाद के बड़े आदमी हैं, साहिब के भांजे भतीजे सब मिले हुए हैं अंदर से। वो हमारे हैदराबाद में कहावत है कि चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए। ये काम कर रहे हैं आपका। इसीलिए मेरे भाई अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि नहीं मालूम मेरी जिंदगी और हमारे बड़े भाई की जिंदगी कितनी अल्लाह जानता है, मगर एक बात याद रखो आप, प्रकाश अंबेडकर के बाद तुमको ऐसा कोई लीडर मिलने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे दिलों में बाबा साहेब अंबेडकर की मोहब्बत है और प्रकाश अंबेडकर को तुम अपना सच्चा और ईमानदार लीडर मानते, तो ये चौकीदार को छोड़ो, ये साहिबों को छोड़ो, ये फडणवीस को छोड़ो, ये पवार को छोड़ो और अपने साहिब को, अपने प्रकाश अंबेडकर को अपना लीडर मानो। इनके पार्टी को कामयाब करो। हमारी लड़ाई इंसाफ की है, सिर्फ वोट डालना नहीं है, इंसाफ हमको मिलना है। चाहे दलित समाज हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे ओबीसी हो, इंसाफ के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में प्रकाश अंबेडकर साहब की लीडरशिप में एमपी जीत कर अब जाएंगे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। आप देखेंगे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की दीवारों को अगर अल्लाह उस वक्त जबान देगा तो पुकार कर कहेंगे कि हां, जो संविधान बाबा साहिब ने बनाया था आज उनका जानशीन आकर उन गरीबों से इंसाफ के लड़ने आया है। शुक्रिया, खुदा। और दूसरी नदियां जो है वो नर्मदा की तरफ बहती है। 20 डैम जो है सैंक्शन हो चुके हैं, मंजूरात मिल चुकी है, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। अगर ये काम होता, ये डैम अगर बनवाना शुरुआत होते तो शायद मेरे ख्याल से हरियाली हरियाली होती। लेकिन विदर्भा में सरकार की ओर से
जो प्रोविजन होना चाहिए वो प्रोविजन हुआ ही नहीं है। ना इरिगेशन के लिए हुआ है, ना विदर्भ के बैकलॉग के लिए हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, अगर ये 20 डैम शुरुआत होते हैं तो कई लोगों के हाथों को जो है वो काम मिल सकता है और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी यहां की शुरुआत हो सकती है। संतरा है, बड़ी पैमाने पर है, लेकिन उस पर कोई इंडस्ट्री नहीं। ये इधर का ही है। शरद पवार ने मान लीजिए कि संतरा को जो है वो शाप दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये संतरा में जो है एसिड है, संतरा में एसिड नहीं है, लेकिन उसकी जो सीड है उस सीड में एसिड है, दूसरा और कोई है नहीं। एक विभाग को शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे तो यहां की इंडस्ट्री को रोका गया। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर देवपारे अगर यहां पर जीतते हैं तो यही अमरावती में बड़े पैमाने पर ये जो संतरे का जूस निकालने का सेंटर जो है गांव-गांव में खड़ा हो सकता है और उसकी पैकिंग इंडस्ट्री भी अमरावती में हो सकती है। बारिश आती है, ओले आते हैं तो संतरा गिर जाता है। उस गिरे हुए संतरे को अगर 2 घंटे के अंदर इस्तेमाल किया गया तो वो खराब नहीं, लेकिन 5 घंटे के बाद अगर उसको उठाया गया तो उसमें जो है वो बिलबिली आना शुरुआत हो जाती है और फिर उसको कोई खरीदता नहीं। तमाम बातें हैं, मैं सभी बातों का यहां पर जिक्र नहीं करूंगा। टेक्सटाइल पार्क यहां पे आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को अगर दुनिया भर में हम देखें तो करीब करीब 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री दुनिया भर में। देश के अंदर कपास का उत्पादन जो है, विदर्भ के नीचे के ये जो 5 इलाके हैं और मराठवाड़ा के जो 3.5 इलाके जिले हैं, वो करीब करीब 30% कपास जो है वो पैदाइश करता है। लेकिन यहां की इंडस्ट्री कहां है? गुजरात है। यहां का कपास जाता कहां है? गुजरात पे जाता है। और ये गुजरात की तरफ क्यों जाता है? उसकी वजह यह है कि कपास की जो जिनिंग प्रेसिंग यूनिट यहां पर होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। अनुदान के रूप में अगर कहूं तो 50% सब्सिडी जो है वो जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री पर सरकार ने दोबारा शुरुआत की। पहले ज्यादा थी, अब कम करवा दी। लेकिन जिसको आपने चुना के दिया वो उसमें उसका इंटरेस्ट है ही नहीं। अपने बेटे को आमदार बनाने के चक्कर में इधर उधर के समझौते करते बैठे और इसलिए इस विभाग का जो है अविकसित रह गया और बस जो है वो मिस हो चुकी है। दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल को बढ़ोतरी देने के लिए कई योजना बनाई। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, कपास यहां का एक नेचुरल क्रॉप है, नैसर्गिक उत्पाद है। अगर उसी पर यहां पर इंडस्ट्री अगर चलती है तो कई लोगों के हाथ को जो है वो काम मिल सकता है और कई लोग यहां पे ट्रेडिंग भी